चित्रा जी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्द ही वह अपनी नौकरी से रिटायर हुई और अपनी इस गवर्नमेंट की नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपने आगे की ज़िंदगी अपने घर में गुजारने लगी। चित्रा जी बड़ी सादा और नरम स्वभाव की मालिक थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते। औलाद ना होने की कमी उन्हें अब अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन चित्रा जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों ना हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता न चला, वहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को अपना बच्चा ही समझकर उन पर ध्यान देती, मेहनत करती, मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो एक टीस सी उठती है कि काश मैं वह गलती ना करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। इस उम्र में मैं बच्चों के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोते पोतियों की खुशी भी दिखा चुका होता। हमारी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही होती। चित्रा जी ने जब अपने पति बीरेंद्र सिंह से बात की तो वह गहरी सांस लेकर रह गए। मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने के बाद कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही होता। आज से कई साल पहले जब चित्रा जी और बीरेंद्र सिंह की शादी को 1 साल हुआ था तो चित्रा जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें खबर मिली कि वे एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बाद भी वह कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। बीरेंद्र जी ने उन्हें उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने कॉलेज जाने को अहमियत दी और यूँ उनके साथ ही हादसा हो गया। उनकी जान तो बच चुकी थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वह अब दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती थी। खैर, बीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस लेते हुए चित्रा जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है यह हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद जरूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हमें इतने ही दुख और तकलीफ देती। तभी भगवान ने हमें औलाद ही नहीं दी। यह बात सुनकर चित्रा जी चुप हो चुकी थी। जिंदगी के कुछ साल ही वह बीरेंद्र जी के साथ गुजार पाई थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वह परेशान हो गई। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त वह किसको आवाज़ दे, किसको बुलाए, कौन आकर उनकी इस वक्त में मदद करे। यही वक्त था जब उन्हें अपनी औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई और बीरेंद्र जी को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरेंद्र जी मर चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह चित्रा जी पर गिरी थी। वह दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। वह सेल्फ सफिशिएंट औरत थी, मगर यूं इस उम्र में उनके पति का इस तरह छोड़कर जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफ देह था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि चित्रा जी आप हमारे साथ हमारे घर रह लें, मगर चित्रा जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। यह सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूँगी। धीरे धीरे एक बार फिर सब कुछ अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे, जबकि चित्रा जी अपने घर में अकेली रह गई थी। सारा दिन घर में बैठे बैठे घर उनको काटने को दौड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वह खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती। अगले ही दिन चित्रा जी ने सोचा कि वह घर के पास ही मौजूद प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहे। अगले दिन उन्होंने यह सोचा, मगर जब उन्होंने चित्रा जी की योग्यता देखी थी तो कहने लगे कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारी दूसरी ब्रांच में पढ़ाइए। आपके पास जितनी विद्या है हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। चित्रा जी को भी आपत्ति न थी। वह स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वह खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोजाना का 50 मिनट का सफ़र तय करके वह स्कूल में आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर जब एक दिन जुलाई की तपती दोपहर में वह बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की
तरफ आ रही थी कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने एक झटके से गाड़ी को रोका था। जब गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नजर दौड़ाई तो ये एक वीराना सा इलाका था। आसपास रेतीली जमीन थी, दूर दूर चट्टान थी और मिट्टी के टीले बने हुए थे। इस जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलसकर पीले पड़ चुके थे। यहाँ पर वो किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। चित्रा जी तो परेशान होकर रह गई। आसपास नजर दौड़ाई तो अनगिनत गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। चित्रा जी ने उन्हीं से मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी वो एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी, फिर हाथ के इशारे से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए वहां से गुजर जाता। कोई भी चित्रा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में बिजी थे। यह देखकर चित्रा जी काफ़ी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठती तो कभी गाड़ी से बाहर निकल आती, क्योंकि यह तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिर वो इतनी तेज धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी नाजुक मिजाज थी। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका था। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए हाफती हुई चित्रा जी गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहां पर दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। टैक्सी काफ़ी पुरानी थी। बोनट पर जंग लगा हुआ और टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि यह टैक्सी काफ़ी पुरानी है। पहले तो वह टैक्सी बड़ी ही तेज़ी से वहां से गुजरकर जा रही थी, मगर जब चित्रा जी को वहां पर खड़े देखा तो वह टैक्सी वापस रिवर्स आई और चित्रा जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। उसने जब चित्रा जी को खड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। चित्रा जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़के ने चित्रा जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, कोई मसला है? चित्रा जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछो तो आज से पहले मैंने यह काम कभी किया ही नहीं, और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ है, वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आप चिंता मत करिए मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। पानी भी वहाँ पर पड़ा है, चिंता मत कीजिएगा, वह जूठा नहीं है। आप पानी पिए, साए में बैठें, मैं तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। चित्रा जी ने उस लड़की की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडा पानी की बोतल मौजूद थी। जरूर यह लड़का अपने घर से ही लाया था। ठंडा पानी पीकर तो जैसे एक पल को चित्रा जी को सुकून सा मिला था। पानी पीकर जिस्म में जैसे जान सी आ चुकी थी। उन्होंने एक नज़र सामने लड़के पर डाली जो इतनी तेज धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहाँ पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए चित्रा जी ने अपने पर्स में देखा तो उस वक्त उनके पास 20,000 रुपये मौजूद थे। चित्रा जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी, क्यों ना इसमें से मैं 10,000 रुपये बतौर इनाम इस लड़के को दे दूं। देखने में तो वह काफ़ी गरीब मालूम होता है। उसके कपड़ों और हुलियों से साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक गरीब घराने से संबंध रखता है। क्यों न यह मदद कर दी जाए और इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए। चित्रा जी सोचने लगी। 10,000 रुपये अलग करके रख लिए और फिर जैसे ही वह लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया तो चित्रा जी उसकी गाड़ी से उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम, आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया है, आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। यह सुनकर चित्रा जी ने उसका बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 10,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए। वह पैसे देखकर एक पल को वह लड़का हैरान हुआ था। कहने लगा कि यह कैसे, पैसे किस लिए? चित्रा जी कहने लगी कि यहाँ पर इतने लोग गुजरे, मगर एक तुम थे जिसने मेरी मदद की, इसलिए यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा,
वही काफ़ी है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वह भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और अब आप पहली नहीं है जिसकी मैंने यूँ मदद की है। यकीन मानिए उन्होंने भी ऐसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे, मगर मैं किसी से भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला गया। चित्रा जी तो प्रभावित हुए बगैर न रह सकी। इतने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेकर रह गई कि जरूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। चित्रा जी दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आई। वह घर में आकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार बार उस लड़के के ही शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था कि मैं बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। यह सुनकर चित्रा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वह भी ऐसे ही पुण्य करे। अरे, इस लड़के ने तो उनसे वो पैसे भी नहीं लिए, यहाँ तक कि चित्रा जी उसे ज़बरदस्ती देना चाहती थी, मगर उसने लेने से ही मना कर दिया और वहाँ से चला गया। यह सोचकर चित्रा जी मुस्कुराई थी। अगले दिन जब वह स्कूल पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। चित्रा जी के पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ तो वह कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो वाइस प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए चित्रा जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम क्या बात है, क्या हो रहा है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना मिस चित्रा, यह लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ कि हमें किसी भी तरह की वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर्स बहुत मौजूद हैं, मगर यह बार बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस जवान से समझाऊं कि हमें और वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखे। वाइस प्रिंसिपल की यह बात सुनकर चित्रा जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू देखकर चित्रा जी का दिल पसीज सा गया था। उस लड़की की उम्र 19 से 21 साल के बीच होगी। सांवले से रंग की लड़की थी, मगर नैन नक्श तो बहुत ही सुंदर थे। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ही पहन रखे थे। तभी चित्रा जी की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जो जरा बढ़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ बावजूद महसूस हो रहा था कि जैसे वह 6-7 महीने की प्रेग्नेंट हो तो जरूर है। चित्रा जी उसको गौर से देख रही थी। तभी वाइस प्रिंसिपल उनसे कहने लगी कि अब देखिए, यह लड़की प्रेग्नेंट भी है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या बनेगा। बिना वजह हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा। मगर ये लड़की है कि समझने को तैयार ही नहीं है। और वाइस प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती इससे पहले ही उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगती हुई बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वो लड़की अपनी आंखों में आए आंसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी, मगर चित्रा जी के दिल में हो कुछ हुआ था। उन्होंने एकदम ही वह लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। उसने उनके साथ भलाई की थी, इसलिए चित्रा जी ने सोचा कि वह भी इस लड़की को ऐसे नहीं जाने देगी, बल्कि उसकी मदद करेगी। वह लड़की स्कूल से बाहर निकल गई थी। चित्रा जी फौरन उसके पीछे गई और उसे रोका। वह लड़की उनके पुकारने पर फौरन रुकी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहने लगी कि जी मिस जी, क्या बात है। चित्रा जी ने उसी पल अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहने लगी, इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे मेरे घर पर मिलना। वह लड़की चित्रा जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। चित्रा जी भी अंदर ही अंदर इम्तिहान में आ गई थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। 5 तो कब के बज चुके थे, अब तो 6 बजने का वक्त था जब उनके दरवाजे का दस्तक हुई। नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही थी।
चित्रा जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। चित्रा जी पहले तो सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फौरन उन्होंने उस लड़की को लॉज में लाने को कहा। वो लड़की लॉज में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टा अपने ऊपर लपेट रखा था। चित्रा जी उसके सामने जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया। इसे पीकर उस लड़की को कुछ ताकत मिले। उसका चेहरा खिल उठा था। फिर चित्रा जी उसे कहने लगे, इतने महीने की प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा पति क्या करता है जो इस हालत में भी तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है। यह सुनकर वह लड़की फौरन तड़प उठी थी। फौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ मसले परेशानियां हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। अब पति जो भी कमाता है उसे वह उधार उतारते हैं, जो कि और 2-3 महीने का रह गया है, और बाकी मैं जहाँ नौकरी करती थी उन पैसों से अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी, मगर मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया है और अब कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। यह सुनकर चित्रा जी ने गहरी नज़र उस लड़की पर डाली। फिर कहने लगी कि कितना उधार है तुम लोगों पर। वह लड़की बताने लगी, जी 50,000 रह गया है। यह सुनकर चित्रा जी ने एक गहरी सांस ली। फिर कहने लगी कि तुम खाना बना लेती हो। यह सुनकर उस लड़की ने फौरन हाँ में सर हिलाया। कहने लगी कि जी मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हर काम बहुत ही साफ सुथरा करती हूँ। यह सुनकर चित्रा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराई थी। उस दिन उसने चित्रा जी के लिए वेज बिरयानी बनाई, जो कि इस कदर स्वादिष्ट थी कि चित्रा जी ने पेट भर खाना खाया। बाकी जो खाना बचा उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया, जिसका नाम बिंदिया था। कहने लगी कि यह खाना अपने साथ ले जाओ, खुद भी खाना और अपने पति को भी देना। यह देखकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं, भगवान आपको इसका फल देगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई और चित्रा जी दिल में एक अजीब सा इम्तिनान महसूस कर रही थी। अगले ही दिन चित्रा जी ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की, जिसका अपना गायनोकोलॉजिस्ट का क्लिनिक था। बड़े अच्छे केसेज हैंडल करती थी। उन्होंने बिंदिया के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं पे करूंगी। अगले दिन जब बिंदिया आई तो चित्रा जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से ही अपनी डिलीवरी करवाना। उस क्लिनिक का नाम सुनकर वह कहने लगी कि नहीं नहीं मालकिन जी, यह तो बड़ी महंगी डॉक्टर है, लाखों रुपये ले लेगी, मैं कहाँ से इतने पैसे भर पाऊंगी। मगर चित्रा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। यह सुनकर तो बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही हैं? मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, काम करते हुए भी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। तो चित्रा जी मुस्कुराई और उन्होंने एकदम ही उस लड़की की बात याद आई थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं भी एक दिन ऐसे ही बेबस और लाचार थी जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊँ और ऐसे ही लोगों की मदद करूं। यह देखकर बिंदिया चित्रा जी को दुआएं देने लगी। उसे तो इस घर में काम भी बड़ा ही आसान करने को मिला था और तनख्वाह भी 10,000 मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो चित्रा जी ने उसे अपनी दोस्त का ही पता दिया था। उसके क्लिनिक में ही बिंदिया ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त था। जब चित्रा जी ने बच्चे के जन्म की खबर सुनी तो वह मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर बिंदिया के बच्चे को देखेगी। जब वह बिंदिया से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल को उनके कदम रुके थे, क्योंकि वहां पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिससे निकलने वाले नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वही टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने बिंदिया लेटी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देखकर तो जैसे
खून की लहर चित्रा जी की नसों में तेज हो चुकी थी। यह तो वही लड़का था जिसने उनकी मदद की थी, और क्यों अनजाने में ही सही उन्होंने उनकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। चित्रा जी को देखकर बिंदिया फौरन बोल उठी, श्याम, यह वही औरत है जिनकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्चा खुद उठाया और मुझे नौकरी दी। जब सामने चित्रा जी को देखा तो उसकी आंखें एक पल को फटी की फटी रह गई थी। वह तो हड़बड़ा सा गया था। उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह चित्रा जी का धन्यवाद करने लगा, जिसके बाद तो जैसे चित्रा जी का यही काम सा बन गया। वह अपने पास आए हर मजबूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की जिंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजरने लगी। अंत में बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोगों को देखें कि कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है तो लोगों की मदद ज़रूर करिए, भले पैसों से नहीं, हाथ पैर से ही मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।